अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चलें, आज थोड़ी देर वेट करते हैं, थोड़े मेंबर आए। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड, कि डेयरी फार्मिंग में आपका नुकसान 100% यकीनी है अगर, और इस अगर के बारे में आज बड़ी डिटेल बात होगी। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ें कवर कर लूँ। और बेसिकली ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो या इस बिज़नेस में नया नया आना चाहते हैं, या वो कोई जॉब कर रहे हैं और साथ उनका इरादा है डेयरी फार्मिंग की तरफ आने का, और या वो लोग जो नया नया इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर चुके हैं या इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं इनिशियल फेज़ पे। ये उन लोगों के लिए, जो पुराने हैं शायद उनके लिए भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन इन जनरल उन लोगों के लिए है जो इस बिज़नेस में नया है। अच्छा, पहले एक्चुअली काफ़ी लोग शायद मुझे पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना तारुफ फिर भी कराना चाहूँगा ताकि चीज़ें थोड़ी सी स्ट्रीमलाइन और क्लियर हो जाएं। मेरा नाम वसीम ख़ान है। बाय प्रोफेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और साथ में डेयरी फार्मिंग करता हूँ। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेयरी फार्म कामयाब जा रहा है और हम एक अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं उसमें से। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि अगर आप डेयरी फार्मिंग करेंगे तो इसमें 100% आपका ये नुकसान यकीनी है, और वो वजूहात क्या हैं वो बताना मकसूद है इस वीडियो से, ताकि आप लोग उनको कवर अप कर लें तो इंशाल्लाह आपका 100% यकीन नुकसान होगा भी नहीं। अगर आप डेयरी फार्मिंग इस वजह से कर रहे हैं कि आपको सिर्फ शौक़ है, ठीक है, और उसकी बेसिक नो हाउ आपको नहीं पता, और आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप ये कहते हैं कि बस जाएंगे और जगह पे एक रेंट पे लेंगे और कुछ भैंसे या कुछ गाय ख़रीद के ले आएंगे, या बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ग्रुप्स के ऊपर आपको मिल रही होती है कि गाय का फार्म बना लें या इंपोर्टेड गाय मंगवा लें या ज़्यादा दूध देने वाली गाय मंगवा लें, तो ये नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है और आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि गाय की रिक्वायरमेंट क्या है, भैंस की रिक्वायरमेंट क्या है, और गाय के दूध के बेचने की क्या फिजिबिलिटी बनती है, यानी कि बेसिक इसका जमा खर्च गाय की रिक्वायरमेंट या डेयरी फार्म की रिक्वायरमेंट, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप इन्वेस्ट करने लगे हैं तो आपका नुकसान 100% यकीनी है। इसके अंदर आप ये मत समझें कि आप बच के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले नंबर पे ज़रूरी ये है कि आप बेसिक इल्म जो है डेयरी फार्मिंग का वो सीख लें। और बेसिक इल्म में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई गाय को अगर हमने मिसाल एक सीज़न में भूसा कब डालना है ज़्यादा, किस टाइम पे सबस पट्टा ज़्यादा डालना है, मतलब ये खुराक के मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं क्योंकि कॉस्ट के साथ डायरेक्ट इसका ताल्लुक होता है। बिलफर्ज अगर सबस पट्टा किसी वजह से मार्केट में शार्ट है, बहुत महंगा है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपने जानवरों को भूसा डालना है, तो सबस पट्टे की जो कमी है उसको कैसे आपने कवर अप करना है, उसके लिए आपने वंडा डालना है, क्या चीज़ डालनी है, तो आपके जानवर की सेहत ठीक होगी। ये जो चीज़ें, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, यानी इतनी बेसिक लेवल पे, ये बेसिक लेवल है, इसके एडवांस लेवल बहुत ही आगे के वो न्यूट्रिशनिस्ट हजरात आपको बताएंगे, लेकिन ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी भैंस ने ना कितना भूसा खा लेना है, कितना पट्ठा खा लेना है। अगर भूसा सस्ता मिल रहा है, मुझे पट्ठा महंगा मिल रहा है, तब मैं क्या रेशियो रखूँ, वनडे की मैं क्या रेशियो रखूँ, ताकि मेरा वंडा एक अच्छी क्वालिटी का जानवर का है जिससे मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकूँ। ठीक है, अगर इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, आपको डिवर्मिंग का अंदाज़ा नहीं है कि डिवर्मिंग क्या कहते हैं, मिसाल डिवर्मिंग कीड़ों के लिए, कि या आपको जानवर को प्रेग्नेंट कराने की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन का नहीं पता, तो फिर भाईजान इस काम में हाथ ना डालें, पहले इस इल्म को हासिल कर लें। ठीक है, तो अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी तो आप कि नुकसान यकीनी है। ठीक है, दूसरे लेवल पे सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि लोग बिज़नेस में इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उनका सबसे ज़्यादा फोकस सिर्फ जानवर की हद तक होता है कि भाई हमने जानवर ले लेने, अच्छे ले लेने। ये बेसिकली बिजनेस है। जब आप डेयरी फार्मिंग पे आएंगे ना, तो आप बिजनेस के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने कुछ पैसे कमाने हैं, और जब आपके पास इनकम आएगी तो आपका शौक भी पूरा होगा। ये तो हो नहीं सकता शौक, अगर आप जेब से पैसे लगाएंगे तो शायद 2 महीने लगा लेंगे, 6 महीने लगा लेंगे, साल लगा लेंगे, 2 साल लगा लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप थक जाएंगे, क्योंकि पैसे जेब से लग रहे होते हैं। इंसान के ऊपर हर टाइम एक जैसे हालात नहीं होते, तो आपको खुद ब खुद ख़त्म करना पड़ेगा।
तो रेवेन्यू आना चाहिए, और रेवेन्यू आएगा तो आप आगे एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, तो जब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे ना, तो बेसिक बिजनेस का भी पता होना चाहिए कि बिजनेस किस तरीके से चलेगा। अच्छा, बिजनेस को चलाना किस तरीके से अक्सर मैंने जितने लोगों को देखा है यहाँ पे, जितने जो लोग इस बिज़नेस में हैं डेयरी फार्मिंग में, वो भैंसों के ऊपर तो तवज्जो दे रहे होते हैं, या जानवर के ऊपर, भैंसों के ऊपर, गायों के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो साइड वाइज जहाँ जहाँ से इनके पैसे लीक हो रहे होते हैं, उनके प्रॉफिट्स जा रहे होते हैं, उसके ऊपर तवज्जो कोई बंदा नहीं दे रहा होता। ठीक है, और वो नई भैंस तो खरीद के ले आएंगे 2 लाख की, 3 लाख की, या गाय 3-4 लाख की खरीद के ले आएंगे, पर वो उन जगहों को नहीं देख रहे होंगे जहाँ जहाँ से उनके प्रॉफिट्स लीक हो रहे हैं। बिलफर्ज आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं पहले भी कितने बार शेयर किए बाकी ग्रुप्स में भी, यहाँ पे भी दे देता हूँ। वंडा आपको सामने, आप वंडा ख़रीदते हैं, मेजॉरिटी फार्मर जो होते हैं लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से जाके ख़रीदते हैं। ठीक है, वंडे की बोरी होती है, उसके पास जाते हैं, उसको पैसे देते हैं, वो वंडा देता है। आम डिस्ट्रीब्यूटर भी है, कोई भी है, उनका हक भी है कि भाई एक बंदा ट्रक रखता है, तो अगर 1800 का वंडा है तो उसने 100 से लेके 150 रुपये आपसे प्रॉफिट लेना है। ठीक है, और ये मैं आपको कैश पैसों का रेट बता रहा हूँ जो आप कैश पैसे देते हैं डेली के। अगर आपका किसी वजह से सर्कल क्रेडिट पे चला गया, क्रेडिट पे इस सेंस में चला गया कि भाई आपने दूध की बंदी किसी से कराई हुई है और वो पेमेंट आपको हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कर रहे हैं, और आप वो पेमेंट की बुनियाद के ऊपर अगले को पेमेंट क्लियर कर रहे हैं, तो फिर आप ये मत समझें कि उसने 100-150 लेना है, उसने फिर आपसे 200-250 पे भी चले जाना है। ठीक है, तो अब अगर आप खुद सोचें कि अगर आपके फार्म के ऊपर 5 बैग की भी कंजम्पशन है और 5 बैग भी यूज़र ले रहा है, आपके डेली के यूज़ हो रहे हैं, और आप कैश पे 150 रुपये भी दे रहे हैं, तो 750 रुपये आपका प्रॉफिट जा रहा है डेली का। और 750 रुपये प्रॉफिट का मतलब आपके सामने 25 से 28 हज़ार रुपये महीने के। अच्छा, वो कहाँ से कवर होते हैं कि उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 लाख रुपये लगने हैं। अच्छा, 2.5 लाख रुपये का क्या है कि आपने एक भैंस आपने नहीं डालनी ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपके डायरेक्ट कंपनी से मंगवाएंगे, आपके पास फार्म पे चीज़ आएगी, आप इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना की चक चक बकबक से भी जान छूट जाएगी, चीज़ पड़ी होगी, इस्तेमाल हो रही होगी, और प्रॉफिट महीने का आपको 25 से 27 हज़ार रुपये बढ़ जाता है। अच्छा, उसका फ़ायदा वो आप प्रॉफिट बेशक फार्म में ना डालें, फार्म में पूरे पैसे लें, लेकिन आपके पास अलग साइड प्राइस जमा हो रहा होता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे जहाँ पे लोग ज़्यादा नुकसान कर देते हैं वो मिसाल भूसा वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। भूसा लेने में इस तरह नुकसान होता है कि भाई वो लोकल आड़तियों से ले रहे होते हैं, सब भूसा भी, सबस पट्टा भी, भूसे में भी कम बेश जो प्रॉफिट ले रहे होते हैं 50 से 60 रुपये, और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो क्वालिटी में भी वहाँ पे भी वो लोग वहाँ से भी पैसे कवर करके कोशिश कर रहे होते हैं। 50-60 रुपये वहाँ से महंगा रहते हैं, तो ट्रक आपको भूसे का ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपये का आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबस पट्टा भी है, जब आप बल्क क्वांटिटी परचेज़ करें शहरों के आसपास, तो मज़दा आता है 100 मन का, आप उतरवा दें, आपके अगर डेली की कंजम्पशन 15 मन भी है तो आप अच्छा भले 5-10 दिन गुजार सकते हैं। ये 3 चीज़ें तो थी मोटी मोटी खुराक के हिसाब से, फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, वनडे के अंदर भी मज़ीद में आपको बचत करा सकते हैं कि आप अपना राशन खुद बनवा लें, कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, और वंडा को इतनी साइंस भी नहीं है। ठीक है, हाँ, वंडा की साइंस तब आती है जब आपके पास जानवर 20 से 25 लीटर से ऊपर का जानवर है। ठीक है, तब आपके पास साइंस आती है कि आप वो छोटे छोटे माइन्यूट लेवल चीज़ों पे भी तवज्जो देते हैं ताकि आपकी प्रोडक्शन मज़ीद अच्छी हो जाए। ठीक है, इस तरह नहीं हो सकता, बेसिक आपको बेसिक चीज़ें लेकर आनी होती हैं, जैसे गंदम का दल होगा, कोई भी गल्ला जात आपको जो मुनासिब रेट पे मिल रही होती हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। खलें आपको कोई भी मुनासिब रेट पे मिल रही हैं आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं भैंसों और गायों, क्रॉस ब्रीड गाय और लोकल ब्रीड की बात कर रहा हूँ, ये इनके। ठीक है, मिनरल्स आपके पास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, बड़ी पैकिंग में ख़रीद लें। ठीक है, और अगर गुड़ सस्ती मिल रही है गुड़ ले लें, शीरा मिलता है शीरा ले लें, यानी बेसिक इन चंद चीज़ों का वो है। और थोड़ी बेसिक नॉलेज है, अगर थोड़ा सा भी आप इसको रिसर्च करेंगे, किसी भाई से थोड़ी डिटेल लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये इतना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है, वहाँ से 100-150 रुपये अलग बचते हैं, पर मैं क्योंकि अब कह रहा हूँ कि आपके पास अभी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप अगर वंडा ख़रीदते भी हैं ना कंपनी से, तब भी आप 150-100 रुपये बचत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ जाती है वो दूध की सेल है। ये मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ। दूध की सेल के अंदर मसला ये होता है कि जब मैंने डेयरी फार्म खोला ना फर्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा कि भाई भैंस का खालिस दूध दूंगा, दुनिया में तो मिलता ही नहीं भैंस का दूध, तो मैं तो बेचूंगा तो लोग तो बाग बाग आके लेके जाएंगे। अच्छा, जब मैंने डेयरी फार्म खोला तो मेरे पास हर वक्त दूध जमा, तो जिस भी मैं मिडल मैन से बात करता था दूध है खालिस, वो भी नखरे करे। अच्छा, फिर मैं क्योंकि सुस्ती मेरी थी, अच्छा
डेयरी फार्म पर 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते थे, सुबह उठते थे, रात को बैठे हर वक्त आके देखो ये वो। अच्छा, मिडल मैन को दूध देना शुरू कर दिया, तो मिडल मैन क्या करता है, कभी दूध लेता है, कभी नागा दे देता है, कभी कुछ मसला हो तो कुछ कर देता है, कभी नागे पे नागे दे रहा हो। जब थोड़ी सी आप डिमांड सख्त कर दें तो बड़ी आसानी से कह देता है भी बंद कर दो। तो बंदा इस पोजीशन में नहीं होता कि वो दूध बंद कर सके। ठीक है, तो मैं एक दिन बैठ के सोचा, मैं कहा यार अगर मैंने देना इतनी ख्वारी मैं डेयरी फार्म पे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर एक दुकान पे थोड़ा सी मेहनत कर लूँ तो क्या हो जाएगा मुझे, यानी कितना मसला आ जाएगा। ठीक है, तो हमने थोड़ी सी तवज्जो दे दी दुकान की तरफ, थोड़ा सा कॉस्ट कैलकुलेशन कर दी। वो एक डिटेल अलग सेशन में किसी दिन हम करेंगे कि भाई दुकान के क्या फिजिबिलिटीज़ हैं, क्या कुछ है। लेकिन हमने दुकान पर तवज्जो कर ली तो एक तो हमारे दूध के रेट्स बहुत ऊपर चले गए, जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आने लग गए, और दूसरा हम ये ब्लैक मेलिंग वाले चक्कर से हमारी जान ही छूट गई आज तक। अभी हमें कोई परवाह नहीं होती, दूध अभी भी ईद का भी जमा हो जाए कोई टेंशन नहीं होती, दुकान में भी अच्छा भला बिक रहा होता है, रेट भी सही मिल रहा होता है। ठीक है, और बिज़नेस के भी एक स्पीड बन गई। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये होती है तीसरे नंबर पे कि आप जब आपने ना कोशिश ये करनी है कि दूध की जो सेल है इसका आपके पास एक मजबूत किस्म का सोल्यूशन मौजूद हो, ख्याली दुनिया के ऊपर बात ना हो, ख्याली दुनिया के ऊपर रेट ना हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि आपको जानवर की सिलेक्शंस का पता होना चाहिए, आपको अपने बिज़नेस का पता होना चाहिए, आप बिज़नेस करना क्या चाह रहे हैं। जब मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ ना, या अक्सर लोग मुझसे मेरे फार्म पे भी आते हैं, या मैं ख़ुद भी शुरू में था, तो ये लोगों को पता ही नहीं था कि हमने बिज़नेस करना क्या है। कोई कहता है कि क्रॉस ब्रीड फ्रीजियन गाय रखो तो बस कामयाबी फ्रीजियन के अंदर है और किसी अंदर कामयाबी नहीं। कोई कहता है कि साहिवाल रखो क्योंकि हम लोगों ने पूरी दुनिया का गम उठाया हुआ अपने सर पे, खुद 20 लाख रुपए लेकर हम आ गए हैं, 20 से 30 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लेके। ठीक है, बच्चों का पेट पालना है, खर्चे पालने हैं, और अभी हमने ना साहिवाल को बचाना भी है क्योंकि वो हमारे सर पे है। ठीक है, तो कोई कहता है कि भैंस पे आ जाओ, भैंस के अंदर कोई कहता है नीली पे चले जाओ, कोई कहता है रावी पे चले जाओ, कोई कहता है क्रॉस ब्रीड पे चले जाओ। तो भाईजान अगर आप छोटे फार्मर हैं और आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो कान खोल के सुन लें, आप वो जानवर रखें जिसका दूध बिके और जिसका आपको प्रॉफिट मिले। ठीक है, जानवर को समझने के लिए बहुत आसान सा फार्मूला है कि भाई अगर आप महंगे जानवर पे जाएंगे तो महंगा जानवर आपको पे ख़र्चा भी महंगा करवाएगा। ठीक है, अगर बड़े जानवर में प्रॉफिट्स होते 50-50 लीटर वाले जानवरों पे तो पाकिस्तान की बड़ी डेयरीज इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती कि भाई वो मार्केट पे सारा कैप्चर कर चुकी होती, ऐसा नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, छोटे जानवर में भी आप कोशिश ये कर सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ले लें, और प्रोडक्शन ना लेने की वजूहत ये है कि हम जानवर को समझते ही नहीं, ना समझना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछे मेरी राय तो भाई मैं तो ख़ुद क्रॉस ब्रीड जानवर, गायों में क्रॉस ब्रीड का हामी हूँ। 100% क्रॉस ब्रीड रखें, F1 क्रॉस रखें, बेहतरीन जानवर है, दूध भी देगा, एक अच्छी क्वालिटी का दूध भी होगा, काम भी चलेगा, और प्रेग्नेंट भी टाइम पे होगा। और दूसरे नंबर पे अगर भैंसों का मैं शौकीन हूँ, भैंसें मुझे अच्छी लगती हैं, भैंसें में रखी हुई हैं। और बाकी एक चीज़ के अंदर फंसना ना ये नए बंदे कि ये जो एक ट्रेंड चला हुआ है, जो बहुत ज़्यादा चला हुआ है, शौकीन 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 शौकीन। ठीक है, अगर आप बिज़नेस करने आए हुए हैं तो भाईजान इससे बच के रहिएगा। शौकीन के लिए अगर आप आगे आपका तब भी नुकसान यकीन नहीं है। ठीक है, हाँ शौक़ आपका पूरा हो जाएगा जब आप कमा रहे होंगे अपने फार्म से 3 लाख 4 लाख रुपए महीने का, तो फिर बेशक एक आधी भैंस महंगी से महंगी ले आइएगा जिसकी हर चीज़ अलग से हो। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए और अपने लिए कमाने के लिए बिज़नेस लगा रहे हैं तो भाईजान आपको दूध चाहिए, दूध बिकेगा, उसके ऊपर प्रॉफिट्स आएंगे, पैसे आएंगे तो काम चलेगा। आंखों ने दूध नहीं देना, सिंगों ने दूध नहीं देना, पैरों ने दूध नहीं देना, कमर ने दूध नहीं देना। ठीक है, और इस ख्वाब ने भी दूध नहीं देना कि भाई ये फलां एरिया की भैंस है तो ये 3 सुबह लगाती है। भाई जो भैंस जिस कंडीशन में कड़ी है उसने दूध देना है। भैंस ने दूध कब देना है, गाय ने दूध कब देना है, भैंस और गाय ने तब दूध देना है कि भाई अगर वो प्रेग्नेंट हुई है तो 7वें महीने से लेके 9वें महीने तक जब उसने बच्चा देना होता है, भैंस ने 10वें महीने में देना होता है, तो उसकी एक अच्छी सांभ हुई हुई हो, उसको एक अच्छे तरीके से पाला हुआ हो। जब वो अच्छी तरीके से पली हुई होगी और उसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्कोर बराबर होगा तो उसने दूध देना है। ठीक है, और 10-12 लीटर कोई मसला नहीं होता भैंस के लिए। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं और आंखें खूबसूरत हैं, सिंग छोटे हैं, तो दूध नहीं देगी, आपको मेहनत करनी होगी अगले साल के लिए। ठीक है, तो कहने मुख्तसर ये कि भाई आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काम चलेगा।
तीसरा जो मशवरा है आपका नुकसान यकीनी होने के लिए, ये उन भाइयों के लिए है जो लोगों पे एतबार बहुत ज़्यादा करते हैं, पर इसलिए नहीं कि वो एतबार करने वाले बंदे हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि ये सुस्त होते हैं। ठीक है, जो बंदा सुस्त होता है, दो तरह के लोग होते हैं। पश्तो में कहावत है ना कि इसकी मैं इतना मुनासिब शायद ना हो, लेकिन मैं कहावत पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं पश्तो में कि बग़ैरती और शराफत में बहुत थोड़ा फ़र्क है ना। वो इस तरह कि बाज़ लोग बदला ले नहीं सकते, तो वो कहते हैं जी हम लोग तो बहुत शरीफ हैं जी, हम तो नहीं कर सकते। और बाज़ लोग होते ही कि हकीकत में बदला भी ले सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह वास्ते माफ़ कर देते हैं, वो शरीफ होते हैं। तो इसलिए कहते हैं जनरल नगले में बहुत थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, यही चीज़ है हमारा एतबार वाले मामले में। हमारे अंदर सुस्ती होती है, कुछ चीज़ें हम कर नहीं पा रहे होते, तो हम कहते हैं वो फ़लाँ पे मैंने एतबार किया तो दुनिया ने धोखा देती है। तो भाईजान, एतबार, अगर आप बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपका बिज़नेस है, पैसे आपके हैं, आपने इन्वेस्ट करने हैं। जब आपने इन्वेस्ट करने हैं तो उसको देखना भी आपने है, और उसके ऊपर दिल भी आपका दुखेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ये कह देते हो कि आपका कोई कज़न है, कोई गांव में कोई लड़का है, कोई सिस्टर का बेटा है, कोई भांजा है, पोता है, जो भी है, लड़का है, बातों में बड़ा अच्छा है, और आप कहते मैं इसके साथ इन्वेस्ट कर लूँगा तो काम चल जाएगा, मेजॉरिटी केसेस में नहीं चलता, क्योंकि अगला बंदा उसकी टेंशन नहीं ले रहा होता। ठीक है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान खुद आते हैं, खुद अपने बिज़नेस को देख सकते हैं तो इन्वेस्ट करें। अगर यहाँ के किसी लड़के की जेन से कर रहे हैं तो बेशक ना करें, अनटिल और अनलेस अगर वो लड़का जुनून की हद तक शौकीन है डेयरी फार्मिंग का, तब तो कर दें उसके साथ, क्योंकि उसके साथ आप पार्टनरशिप करें, जो होता है ना कि उसको एक मौका दे दें कि चल जाए। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि लड़का बेरोज़गार बैठा हुआ है, घर पे कोई काम शाम नहीं है, चलो इसको इस काम पे ले आएंगे, देख लेगा, कोई नहीं देखता, आपको नुकसान यकीन ना करें। खैर है, जब पाकिस्तान आया करें तो आते हुए 3 महीने 4 महीने की छुट्टी पे आके एक आधी भैंस ले लिया करें, उसको नहला लू के थोड़ा देख के टाइम गुजार ले, जाते हुए बेच दिया करें, इंशाल्लाह खुश रहेंगे, भाई को दुआएं भी देंगे। ठीक है, तो एक तो ये सुस्ती के अंदर रह के ना एतबार ना कीजिएगा। बाकी बिज़नेस में ये तो एतबार था इन्वेस्टमेंट की बुनियाद के ऊपर। दूसरा एतबार होता है बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बिज़नेस पे अगर आप कब्ज़ा करके बैठते हैं, और कब्ज़ा करके इस तरह बैठ जाते हैं कि बिज़नेस चलता है सिस्टम्स और प्रोसेसेस के तरीके से। ठीक है, बिज़नेस का असूल ये है कि वो एक सिस्टम और प्रोसेस लेके चलते हैं। बिज़नेस कभी हीरो एफर्ट से नहीं चलता। अल्फाज थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इनको भी थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूँ। हीरोइक एफर्ट ऐसी होती है कि एक आदमी होता है और वो सारा फार्म से संभाला होता है। मिसाल, आप खुद हीरो होते हैं, आप आते हैं, आप जाके कुल्ली देखते हैं, आप वो देखते हैं, भैंस को देखते हैं, थन देखते हैं, वो देखते हैं, और सफाई को देखते हैं, और सब कुछ कर रहे होते हैं, और ये सब कुछ टाइट रखा होता है। तो ये आप हीरो हैं अपने फार्म के, और आप हीरो की तरह उसको चला रहे हैं, या आपके फार्म के ऊपर कोई गवाला ऐसा है, या कोई बंदा ऐसा है। ठीक है, इसको कहते हैं हीरोइक एफर्ट। सिस्टम और प्रोसेस क्या होते हैं? सिस्टम और प्रोसेस ये होते हैं कि भाई आप कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन लोगों ने पूरी करनी होती है। ठीक है, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट आप देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी बंदे, किसी ग्रुप के ऊपर होती है, आपके फार्म के ऊपर। ठीक है, आप आते हो, सफाई का काम वो हुआ है, ठीक है जी, करना किस तरीके से वो उसका काम है, उसके हवाले कर रहे हैं। आप सिर्फ ये देखें हुई हुई है। ठीक है, कब हुई है, कैसी हुई, वो उसका काम है। हाँ, कहीं भी ज़रूरत है तो उसके साथ एडजस्ट कर लें, लेकिन काम उसका होना चाहिए। बंदा छुट्टी पे जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको मिलनी चाहिए? वो बंदा क्लियर होना चाहिए। मैं चवाई का भी इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो है, मैंने मैनेजर रखा हुआ है, मैनेजर के नीचे पे लड़के हैं, और लड़कों के नीचे अपना अपना सेक्शन होता है, गायों का अलग, भैंसों का अलग, सफाई का सब कुछ अलग। सिस्टम और उसके अंदर फिर ये हो जाता है कि आपके सर में ये हेडेक नहीं होता। लड़का छोड़ के जा रहा है जी, ठीक है, कौन छोड़ के जा रहा है? गायों वाला लड़का छोड़ के जा रहा है। ठीक है, हमें गायों वाला गवाला चाहिए। हमें लड़का छोड़ के जा रहा है, सूखे वाला छोड़ के जा रहा है, या हमें सूखे वाला बंदा चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम उस चीज़ को लेके चलता है, सिस्टम पे के गवाले उस चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। लेकिन जब अगर आपका हीरोइक एफर्ट पे चल रहा हो, तो और पाकिस्तान में 99% फार्म तो हीरोइक एफर्ट पे चल रहे होते हैं। हीरो चला जाता है, मिसाल मैं खुद हीरो हूँ अपने फार्म का, तो क्या करूँगा, मैं छुट्टी पे चला जाऊँगा, ठीक है, तो पीछे से फार्म का बेड़ा गर्क,
फिर मैं गालियाँ दूंगा, अपने फार्म पे बंदा खुद ना हो तो काम नहीं चलता। तो वो इसलिए नहीं चलता कि भाई सब कुछ तो मैंने खुद रोका होता, मैंने कोई प्रोसेस या कोई सिस्टम को मेच्योर होने दिया ही नहीं होता, तो वो कैसे चले। इसी तरह कोई गवाला है, वो उसको ना सर पे चढ़ाया हुआ कर रहा है, वो चला जाता है पीछे फार्म का बेड़ा गर्क, दूसरे वाला कर नहीं रहे होते, फिर हम कहते हैं यार वो बंदा ने बस कहाँ चलाया था। तो इसलिए कोशिश करें जब बिज़नेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको सिस्टम और प्रोसेस बनाने होते हैं, और सिस्टम और प्रोसेस के लिए ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप अपने दिमाग से नाइक वाला कॉन्सेप्ट निकाल लें, एज अ टीम कॉन्सेप्ट रखें कि भाई आप सब एक टीम हो और एक टीम एक चीज़ को लेके चल रही है और उस चीज़ को कामयाब करना है, ठीक है। और जब तक आप एज अ टीम लेके चल रहे होंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका काम भी चलता रहेगा और कामयाब भी होता रहेगा। ये तो मोटी मोटी चीज़ें थी इन चीज़ों पे। बाकी अभी मेरे जहन में ऐसी चीज़ और तो नहीं आ रही, लेकिन इन जनरल आप अगर इन चीज़ों को तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, और अगर आप इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देंगे तो उसके अंदर नुकसान भी यकीनी है। थोड़ा सा मैं अपना मॉडल भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि राजनपुर डेयरी फार्म वाले ग्रुप में मैंने एक ही वीडियो आज तक बनाई है, शायद काफ़ी लोग ना जानते हो। हमारा मॉडल है, और ये मैं शेयर भी इसलिए कर रहा हूँ कि शायद किसी के काम आ जाए, और कोई और इन्वेस्ट कर रहा हो तो उसके काम आ जाए। हम लोग अपना भूसा, अपना वंडा, अपना सब कुछ खुद ख़रीद रहे होते हैं और मार्केट में सेल भी कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई आके ले रहा हो तो हम उसको दे देते हैं, ठीक है। जानवर हमारे अपने होते हैं, दुकान हमारी अपनी है, ठीक है। तो हमें जो भूसा और वंडा और ये चीज़ें जो बेचने में है, तो मंथली का तकरीबन राउंड अबाउट मार्केट के रेट पे मैं फार्म पे भी दे रहा होता हूँ, इधर भी रखा होता है, हमें 80 से 90 हज़ार लाख रुपए तक प्रॉफिट सिर्फ इन चीज़ों से निकल आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूध हम फार्म से उठवाते हैं 100 रुपये किलो, जो हमारे फार्म पे पड़ा है, दुकान हमारी अपनी है, ठीक है। और दुकान का जो फार्म का सेटअप है वो अपनी जगह पे चल रहा होता है। फार्म पे एक मैनेजर है और कुछ मुलाजिम है और वो उसको काम चला रहे हैं, हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसकी बात को वज़न होता है। अगर वो बात सही कर रहा है तो मेरी बात का वज़न कम होगा, उसकी बात को हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर गलत हो तो फिर मैं बीच में इंटरवीन करता हूँ, ठीक है। 100 रुपये दुकान फार्म से उठाते हैं, फार्म के प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं वो फार्म के दूध के हिसाब से और यहाँ की परचेजिंग के हिसाब से, ठीक है। यहाँ के प्रॉफिट ये मिसल, यहाँ पे मेरा मकसद आपको कहने का इस जगह का, ये बेसिकली हमारे भूसे का वनडे का एक स्टोरेज हाउस है, जो मेरा पहला पायलट प्रोजेक्ट था डेयरी फार्मिंग का। तो उसमें मैंने पहले यहाँ पे भैंसें रखी होती थी, फिर बाद में माल थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने यहाँ से अब कहीं और शिफ्ट हो गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फार्म का प्रॉफिट अपनी जगह पे, और दुकान में क्योंकि मैं फार्म से 100 रुपये दूध उठवा रहा होता हूँ, दुकान में जो मैं प्रॉफिट बच रहा होता है वो दुकान का बच रहा होता है। तो इन जनरल हमारे 3 बिजनेसेस एक डेयरी फार्म की वजह से चल रहे हैं, और उसकी वजह से हमें जो भी प्रॉफिट्स आ रहे होते हैं हम वो लगा रहे हैं। तो आप लोगों से भी इस तरह का कोई भी मॉडल, और यही मॉडल है कामयाब। भैंसें हमने रखी हुई हैं, क्रॉस ब्रीड जानवर रखे हुए हैं, और अगर एंड टू एंड ये सिस्टम आपका होगा तो मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। बाकी जितने भी मॉडल, किताबी मॉडल लोग बता रहे होते हैं, जो किताबों के ऊपर चल रहा होता है कि भाई आप 50 लीटर वाली गाय ले लें, आप ये कर लें या वो कर लें, या वनडे वाले आके बताते हैं या कोई बेचने वाले आते हैं बताते हैं, तो भाईजान वो सब किताबी बातें, उसके पैरामीटर्स और हैं, ठीक है। अब अगर आप मशीन ले आए जापानी जो 140 वोल्ट पता नहीं कितने पे चल रही होती है, और बिजली 220 वोल्ट लगाएं तो मशीन में जलना होता है। तो इसी तरह जब बाज़ मॉडल बाहर के होते हैं, जब आप उनको मन अन लेके यहाँ पे लगा देते हैं और उस पर इन्वेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ के लोकल पैरामीटर टोटल डिफरेंट जब उसको लगते हैं, तो वो सिस्टम नहीं चलेगा, उस सिस्टम ने ख़राब होना है, ठीक है। तो इसलिए आपने बिज़नेस करें, मेरा ये नज़रिया है, ये कोई कंफर्म भी नहीं है, मैं एक एक्सेप्शनल केस हो जाऊंगा तो इसलिए मेरा, लेकिन मेरा नज़रिया ये है कि आपके यहाँ के ज़रूरियात टोटल डिफरेंट है और उसके ज़रूरियात के अंदर मार्केट की डिमांड टोटल डिफरेंट है। तो वहाँ पे जो पैरामीटर्स आपके वो वाले नहीं चलने, वो चलने हैं क्रॉस ब्रीड जानवर के। क्रॉस ब्रीड बेहतरीन है, आप क्रॉस ब्रीड रखें, ठीक है। हाँ, जब पैसे कमा रहे हो तो फिर बेशक साहिवाल के ऊपर अनिवार्य मेहनत करें, चोलिस्तानी के ऊपर मेहनत करें, ठीक है। आप पैसे कमा रहे हैं, आप
और मज़ीद इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, आप बेशक फ्रीजन पे चले जाएं, ठीक है, और इम्पोर्टेड फ्रीजन लें। लेकिन आप जब कमा रहे हैं, कमा नहीं रहे, तो इन चीज़ों में मत पड़ें, इन बातों में न पड़ें। इसी तरह भैंसों के अंदर जो दूध दे रही है भैंस, अच्छा दूध दे रही है, ज़बरदस्त है, वही भैंस है रखने वाली, ठीक है। बकाया आपने नस्लें बचानी है तो भाईजान आपके 20 लाख से नस्ल नहीं बचनी, 30 लाख से नस्ल नहीं बचनी, 50 लाख से नस्ल नहीं बचनी, करोड़ से भी नहीं बचती, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो उसके बाद अगर आप कामयाब हैं तो अल्लाह करे आप हज़ारों रख लें, ठीक है। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे, नुकसान खा रहे हैं, फिर क्यों उस चीज़ की टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ चीज़ चंद बातें थी, मैं कहा भाइयों के साथ शेयर कर लूँ, और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। कोई बात किसी को बुरी लग गई हो तो भाईजान एडवांस में माजरत है, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं बहस में लेके नहीं जाना था। हाँ, दलील से बात करें तो अच्छी बात है, उसको बढ़ाते जाएंगे, और जितने टॉपिक पे डिस्कशंस होंगी लोगों को फ़ायदा होगा। तो बाकी बस बैठा था, मैं क्या शेयर कर लूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा कि भाई ये वीडियो अच्छी है और ये सिलसिला चलना चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छी लगी तब भी बता दीजिएगा, तो इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस तरह की डिस्कशंस के ऊपर, ठीक है भाईजान। ओके, अस्सलाम वालेकुम।